तो चलिए आज दिए गए स्रोतों पर एक गहरी नजर डालते हैं। विषय है राजस्थान के लोकवाद्य। इन तस्वीरों और नोट्स को देखते हुए एक बात साफ जाहिर होती है, ये सिर्फ लकड़ी, तार और चमड़े के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मरुधारा की आत्मा के स्वर हैं। बिल्कुल सही कहा। ये वाद्य यंत्र मतलब राजस्थान के लोक संगीत की जान है। आप इन्हें संगीत से निकाल दीजिए तो पीछे सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक अधूरापन रह जाएगा। ये पीढ़ियों की कहानियों, उत्सवों के उल्लास और जीवन के हर भाव को आवाज देते हैं। जैसा कि एक स्रोत में बहुत खूबसूरती से लिखा है, ये केवल वाद्य नहीं, ये राजस्थान की धड़कन है। और इस धड़कन को समझने का एक बहुत ही क्या कहते हैं वैज्ञानिक तरीका भी हमारे स्रोतों में दिया गया है। हाँ, इन वाद्यों को उनकी ध्वनि पैदा करने के तरीके के आधार पर 4 प्रमुख परिवारों में बांटा गया है। जी हाँ, और ये वर्गीकरण हमें इनकी विविधता को समझने में बहुत मदद करता है। पहला परिवार है तत्वाद्य, यानी वो साज जिनमें तारों से संगीत निकलता है। तारों से। दूसरा है सुशिर वाद्य, जिन्हें फूंक मारकर या हवा से बजाया जाता है। अच्छा। तीसरा अवनद्ध वाद्य, यानी चमड़े पर थाप या आघात से बजने वाले, जैसे ड्रम वगैरह। अच्छा। और चौथा घन वाद्य, जो धातु के बने होते हैं और जिन्हें आपस में टकराकर ताल पैदा की जाती है। तो चलिए इस संगीतमय विरासत की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले उन साजों की बात करते हैं जिनमें कहानियां तारों में बंधी होती हैं, मतलब तत्वाद्य परिवार। इस परिवार में सबसे पहला और शायद सबसे सम्मानित नाम है सारंगी। इसे इन स्रोतों में तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसकी बनावट देखिए कितनी जटिल और कलात्मक है। इसकी बनावट ही इसका राज है। ये रोहिड़ा या सागवान की लकड़ी से बनती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके तार। हाँ, इसमें कुल 27 तार होते हैं। अब आप सोचिए कि 27 तारों पर कोई कैसे बजाता होगा। हाँ, यही मेरे मन में भी सवाल आया। ये तो मतलब लगभग असंभव लगता है। तो होता ये है कि मुख्य धुन तो सिर्फ 3 या 4 तारों पर बजती है, जो बकरे की आंत से बनते हैं। अच्छा। बाकी के जो 2 दर्जन सहायक तार हैं, जिन्हें तरब कहते हैं, वो मुख्य तारों के नीचे होते हैं। जब वादक मुख्य तारों पर गज फेरता है, तो उनकी गूंज से ये नीचे वाले तार अपने आप झंकृत होने लगते हैं। वाह। इसी वजह से सारंगी की आवाज में एक गहराई, एक गूंज होती है जो सीधे दिल में उतरती है। कहते हैं कि इसकी ध्वनि इंसानी आवाज के सबसे करीब है। क्या बात है। मतलब ये अपने आप में एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। और इसे बजाने वाले समुदाय भी खास हैं, जैसे जैसलमेर बाड़मेर के लंगा और मारवाड़ के जोगी। जी। सारंगी के ठीक बगल में एक और खूबसूरत साज है कमायचा। यह मांगणियार समुदाय का प्रमुख वाद्य बताया गया है। हाँ, कमायचा और सारंगी कह सकते हैं कि चचेरे भाई जैसे लगते हैं, पर दोनों का चरित्र अलग है। कमायचा की तबली यानी ध्वनि पैदा करने वाला मुख्य हिस्सा वो गोल और चौड़ा होता है। अच्छा। इसी बनावट की वजह से इसकी आवाज सारंगी से ज्यादा गहरी और गूंजने वाली होती है। इसमें 12 तार होते हैं और ये मुख्य रूप से जैसलमेर बाड़मेर में मांगणियार समुदाय की पहचान है। और इसके एक बहुत बड़े कलाकार का नाम भी दिया गया है, साकर खां मांगणियार। हाँ, उन्होंने इस साज को दुनिया भर में पहचान दिलाई। अब उन वाद्यों की बात करते हैं जो सिर्फ संगीत नहीं सुनाते, बल्कि पूरी की पूरी लोक गाथाएं सुनाते हैं। बिल्कुल। पहला नाम है रावण हत्ता। हाँ, नाम से ही एक पौराणिक जुड़ाव महसूस होता है। और ये राजस्थान के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय वाद्यों में से एक है। इसकी बनावट में एक सादगी है, एक मौलिकता है। सोचिए, नारियल की आधी कटोरी पर बकरे की खाल मढ़ दी जाती है, बस। हाँ, और उसमें बांस का डंडा जोड़ दिया जाता है। इसमें कुल 9 तार होते हैं और इसे गज से बजाया जाता है, कुछ कुछ वायलिन की तरह। और इसका सबसे दिलचस्प इस्तेमाल तो कथावाचन में है। स्रोतों में बताया गया है कि भोपे, बाबूजी और रामदेव जी जैसे लोक देवताओं की फड़ सुनाते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भोपे और फड़ वाचन, ये क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। भोपे पारंपरिक पुजारी और कथावाचक होते हैं, और फड़ वो असल में एक कपड़े का बड़ा सा चित्रित पट होता है, जिस पर लोक देवता की पूरी जीवन कहानी चित्रों में बनी होती है। अच्छा, एक तरह का कॉमिक स्ट्रिप जैसा। हाँ, कह सकते हैं। तो भोपे रात भर रावण हत्था बजाते हुए उस कहानी के हर हिस्से को गा गा कर सुनाते हैं। तो यह वाद्य सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि उस कहानी का बैकग्राउंड स्कोर है, एक चलता फिरता सिनेमा। कमाल है। मतलब ये वाद्य एक पूरी परंपरा को जिंदा रखे हुए है। जी। इसी तरह का एक और वाद्य है जंतर, जिसे वीणा का शुरुआती रूप बताया गया है। बिल्कुल। जंतर की बनावट और भी अनोखी है।
इसमें 2 बड़े तुम्बे होते हैं जो इसकी आवाज को एक गहरी गूंज देते हैं, और बांस की डंडी पर मगर की खाल से बने 22 पर्दे होते हैं। 22 पर्दे? हाँ, और ये पर्दे इसे वीणा जैसा एक शास्त्रीय स्पर्श देते हैं, जिससे भोपे कथा के अलग अलग भावों के लिए सुर बदल पाते हैं। और इसे देवनारायण जी की फड़ गाते समय गुर्जर भोपे अपने गले में लटका कर बजाते हैं। जी बिल्कुल। भक्ति और कथा के स्वरों में कुछ और भी नाम हैं, जैसे बपंग, एक तारा और तंदूरा। भपंग तो देखने में डमरू जैसा लग रहा है। हाँ, पर इसके बजाने का तरीका बहुत ही अलग है। कैसे? इसकी आकृति डमरू जैसी है, पर ये तुम्बे से बनता है। इसे कांख में दबाकर इसके एक ही तार को एक खास तरह से खींचकर और ढीला छोड़कर अलग अलग ध्वनियां निकाली जाती हैं। अच्छा। ये अलवर के जोगी जाति का प्रमुख वाद्य है और जहूर खां मेवाती को इसका जादूगर माना जाता है। उनकी उंगलियां तार पर ऐसे चलती हैं जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। और एक तारा, इसका नाम तो सुनते ही मन में मीराबाई और साधु संतों की छवि बन जाती है। इसे आदिवाद्य माना जाता है, जिसका संबंध नारद मुनि से भी जोड़ा जाता है। इसकी सरल बनावट, एक तुम्बा, एक बांस और एक तार, और इसकी भक्तिमय ध्वनि के कारण नाथ, कालबेलिया और साधु संत इसका प्रयोग भजन में करते हैं। ये संगीत से ज्यादा ध्यान का माध्यम लगता है। सही कहा। और तीसरा है तंदूरा, जिसे चौतारा भी कहते हैं, यानी 4 तारों वाला वाद्य। बिल्कुल, ये तानपुरे जैसा दिखता है और इसका काम भी वैसा ही है। ये भजनों को एक लयबद्ध आधार देता है। कामड़ जाति के लोग रामदेव जी के भजन गाते समय या निर्गुणी भजन गाने वाले संत इसका बहुत उपयोग करते हैं। इसकी एक सी बजती लय श्रोताओं को एक अलग ही आध्यात्मिक अवस्था में ले जाती होगी। बिल्कुल। तारों की ये झंकार तो मन मोह लेती है, लेकिन राजस्थान के संगीत में हवाओं की भी अपनी एक कहानी है। अब चलते हैं उन वाद्यों की ओर जिनमें फूंक से जान डाली जाती है, सुशीर वाद्य। और इस परिवार की शान है शहनाई। इसे नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं। शहनाई की आवाज सुनते ही मन में शादी ब्याह और उत्सव का माहौल बन जाता है। हाँ, इसे तो सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जी। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि शहनाई जैसा वाद्य, जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शास्त्रीय संगीत के शिखर पर पहुंचाया, उसकी जड़ें राजस्थान के लोक उत्सवों में कितनी गहरी हैं। बिल्कुल, ये लोक और शास्त्र का एक खूबसूरत संगम है। ये शीशम या सागवान की लकड़ी से बनती है और इसकी चिलम जैसी आकृति इसकी ध्वनि को दूर तक फैलाने में मदद करती है। इसमें 8 छेद होते हैं ना? हाँ, और इसे हमेशा नगाड़े के साथ बजाया जाता है। नगाड़े की दमदार थाप और शहनाई के मंगल स्वर वो मिलके एक जादुई वातावरण बना देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे वाद्य की जिसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र होने का गौरव प्राप्त है, अलगोजा। जी हाँ। ये तो देखने में 2 बांसुरियों का जोड़ा लग रहा है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या वादक दोनों पर एक ही धुन बजाता है या ये कोई जुगलबंदी होती है? ये सवाल ही इसके संगीत का राज है। वादक दोनों बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखता है। एक साथ? हाँ, अक्सर एक बांसुरी पर एक स्थिर सुर, जिसे ड्रोन कहते हैं, बजता रहता है और दूसरी पर मुख्य धुन बजाई जाती है। इससे एक अद्भुत सामंजस्य पैदा होता है, जैसे 2 गायक एक साथ गा रहे हों। क्या बात है। भील और कालबेलिया समुदाय इसे बजाने में माहिर होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है। जयपुर के रामनाथ चौधरी इसे नाक से बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। 1 मिनट, नाक से? जी हाँ, नाक से। ये तो मैंने पहली बार सुना है। क्या ये सिर्फ एक अनोखा करतब है या इससे ध्वनि पर भी कोई खास असर पड़ता है? यह उनकी असाधारण प्रतिभा और अभ्यास का नतीजा है। वो नाक से लगातार सांस लेते और छोड़ते हुए इसे बजाते हैं, जिसे सर्कुलर ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा। इससे वे बिना रुके लंबे समय तक धुन बजा पाते हैं। यह सुनने और देखने दोनों में अद्भुत होता है। यकीनन। अब उन वाद्यों की बात करते हैं जो रेगिस्तान की पहचान से जुड़े हैं, पुंगी और नड़। पुंगी का नाम सुनते ही सपेरे और नागिन नृत्य का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल, इसे बीन भी कहते हैं और ये कालबेलिया यानी सपेरा जाति का विशेष वाद्य है। ये सूखी लौकी या तुम्बे से बनती हैं और इसकी आवाज में एक अजीब सा तीखापन और सम्मोहन होता है। जी, जिसका उपयोग कालबेलिया जाति सर्प पकड़ने और अपने प्रसिद्ध नृत्य के दौरान करती है। और दूसरा है नड़। यह एक लंबी बांसुरी जैसा दिखता है, लेकिन स्रोतों में लिखा है कि इसकी ध्वनि बहुत अलग है। हाँ, नड़ की आवाज में रेगिस्तान का अकेलापन और गहराई है। ये चरवाहों और भोपों का प्रमुख वाद्य है,
जो जैसलमेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है। मतलब जब कोई चरवाहा दूर टीले पर बैठकर इसे बजा रहा हो तो इसकी धुन हवा के साथ मिलकर पूरे परिदृश्य की आवाज बन जाती होगी। आपने बिल्कुल सही कल्पना की। कर्णा भील इसके एक बहुत प्रसिद्ध वादक रहे हैं। तो तारों और हवाओं की कहानियों के बाद अब जमीन से जुड़ने का समय है। हाँ, चलते हैं तीसरे परिवार की ओर, अवनद्ध वाद्य, चमड़े की थाप। यहाँ सबसे पहले है मृदंग या पखावज। मृदंग को अवनद्ध वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये एक बहुत ही सम्मानित वाद्य है जो शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली का प्रमुख अंग है। लेकिन इसकी जड़ें लोक संगीत में भी उतनी ही गहरी हैं। बिल्कुल, इसका उपयोग मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर कीर्तन में और रावल, भवाई जैसी जातियों द्वारा नृत्य में भी किया जाता है। पद्मश्री प्राप्त पुरुषोत्तम दास इसके एक माने हुए कलाकार हैं। मृदंग के बाद है नगाड़ा, जो हमेशा जोड़े में दिखता है, एक बड़ा और एक छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक पूरा रिदम सेक्शन बनाते हैं। बड़ा नगाड़ा, जिसकी आवाज गहरी और दमदार होती है, उसे नर कहते हैं। ये ताल का आधार तय करता है। और छोटा वाला? और छोटा नगाड़ा, जिसकी आवाज तीखी और तेज होती है, उसे मादा कहते हैं। ये उस ताल के बीच की खाली जगह को भरता है। अच्छा। भैंसे की खाल से बने होने के कारण इनकी आवाज में एक गजब की गूंज होती है, जो रामलीला और नौटंकी जैसे लोकनाट्यों में ऊर्जा भर देती है। और पुष्कर के रामकिशन सोलंकी को तो नगाड़े का जादूगर ही कहा जाता है। जी बिल्कुल। धार्मिक अनुष्ठानों और लोकनृत्यों की गूंज में मांदल और ढोल का भी बड़ा स्थान है। मांदल तो मिट्टी से बना है। हाँ, और यही इसकी खासियत है। यह एक बहुत ही प्राचीन लोक वाद्य है जो मिट्टी से बनाया जाता है। इसकी आवाज में एक मिट्टी की सौंधी गमक होती है। इसे शिव पार्वती का वाद्य भी माना जाता है। जी हाँ, जो इसे एक आध्यात्मिक महत्व देता है। भील जनजाति प्रसिद्ध गवरी नृत्य के समय इसे बजाती है, और ये खास तौर पर मोलेला राजसमंद में बनाया जाता है, जो अपने टेराकोटा काम के लिए प्रसिद्ध है। और ढोल या ढोलक, ये तो शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जाना पहचाना वाद्य है। हाँ, ये तो हर खुशी के मौके का साथी है। बिल्कुल, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय मांगलिक वाद्य है। जन्म हो, विवाह हो, कोई त्योहार हो या गैर और कच्ची घोड़ी जैसे लोक नृत्य हो, ढोल की थाप के बिना सब अधूरे हैं। ये सिर्फ एक वाद्य नहीं, ये उत्सव की घोषणा है। ये खुशी का संगीत है। बिल्कुल। ढोली, सरगरे, भील जैसे कई जातियां इसे बजाने में दक्ष होती हैं। उत्सवों और अनुष्ठानों से जुड़े कुछ और विशिष्ट ताल वाद्य भी हैं, जैसे चंग। चंग शेखावाटी का एक बहुत लोकप्रिय वाद्य है। ये ढपली जैसा दिखता है। लकड़ी के गोल घेरे पर एक तरफ चमड़ा मड़ा होता है। इसे होली के अवसर पर चंग नृत्य में बजाते हैं। लोग गोल घेरे में नाचते और गाते हैं और साथ में चंग बजाते हैं। हाँ, जिससे बहुत ही ऊर्जावान माहौल बन जाता है। अगला है तासा। ये कटोरे जैसा दिखता है और इसका उपयोग बहुत विशिष्ट है। हाँ, ये मिट्टी या लोहे के कटोरे पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। इसे गले में लटकाकर दो पतली डंडियों से बजाते हैं। इसकी आवाज बहुत तीखी और सपाट होती है। और इसका उपयोग मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम पर किया जाता है। जी, ताजिए निकालते समय मातम और शोक व्यक्त करने के लिए। इसकी ध्वनि उत्सव की नहीं बल्कि गम की है। और तीसरा है डेरू। ये डमरू का बड़ा रूप है और इसे गोगा जी के भोपे बजाते हैं। ये देखना कितना दिलचस्प है कि हर वाद्य किसी न किसी विशेष समुदाय, अवसर या भावना से कितनी गहराई से जुड़ा है। यही इन लोक वाद्यों की खूबसूरती है। वे सिर्फ संगीत नहीं बल्कि पहचान का, संस्कृति का और आस्था का प्रतीक है। और अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव और आखिरी परिवार पर आते हैं, घन वाद्य, यानी धातु से बने लय और ताल के जादूगर। हाँ, इसमें सबसे पहले है करताल या खड़ताल। ये मंगड़यार गायकों का प्रमुख वाद्य है। ये खैर या रोहिड़ा की लकड़ी के 4 चिकने टुकड़ों से बनता है। 4 टुकड़ों से? हाँ, 2 टुकड़े एक हाथ में और 2 दूसरे हाथ में लेकर आपस में टकराकर ऐसी तेज और आकर्षक ताल निकाली जाती है कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। इसकी खनक बहुत ही आकर्षक होती है। ये बाकी साजों के बीच से अपना रास्ता बना लेती है। और स्वर्गीय सदीक खां मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता था।
उनके हाथों में खड़ताल से बचती नहीं थी, बात करती थी। इसी परिवार का एक और वाद्य है मंजीरा। ये पीतल की छोटी छोटी कटोरियां होती हैं जिन्हें आपस में टकराकर बजाया जाता है। और इसका सबसे अद्भुत प्रयोग तो 13 ताली नृत्य में होता है ना? जी हाँ, कामड़ जाति द्वारा। 13 ताली नृत्य, इसके बारे में कुछ और बताइए। इसमें नृत्यांगना अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधती है। 13? हाँ, 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनियों पर और 2 हाथों में। फिर वो बैठकर हाथों वाले मंजीरों से शरीर पर बंधे अलग अलग मंजीरों पर आघात करके ताल निकालती है। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये संगीत, संतुलन और भक्ति का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन होता है। और इसी परिवार का आखिरी वाद्य है रमजोल। ये तो वाद्य से ज्यादा एक आभूषण या नृत्य का हिस्सा लगता है। आपने सही पकड़ा। ये असल में चमड़े की एक पट्टी होती है जिस पर बहुत सारे घुंघरू सिले होते हैं। इसे पैरों में बांधा जाता है। इसका जादू ये है कि यहाँ नर्तक खुद संगीतकार बन जाता है। बिल्कुल। जब वो थिरकता है तो उसके कदमों से ही संगीत पैदा होता है। क्या बात है! मतलब यहाँ संगीत और नृत्य एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। सोचिए, जब सैकड़ों लोग एक साथ रमझोल पहनकर होली पर गैर नृत्य करते होंगे तो कैसी अद्भुत ध्वनि और ऊर्जा पैदा होती होगी। बिल्कुल। तो आज हमने राजस्थान के लोकवाद्यों के 4 परिवारों को समझा: तत्, शुशीर, अवनद्ध और घन। सारंगी की आत्मा को छूने वाली गूंज से लेकर अलगोजा के राजसी स्वर तक, और नगाड़े की युद्ध जैसी गर्जना से लेकर